हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम। तो लिखिए, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम। इक्विलिब्रियम equilibrium is defined as that condition when the resultant of a force system is equal टू जीरो। यानी क्या कह रहा है, आप एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब उसमें जितनी फोर्सेस लग रही है उसका समेशन भी जीरो आए, उसका जितना मूवमेंट होता है वो भी कितना है, जीरो है। जब भी आपको ये कंडीशन मिलती है तो आप क्या कह सकते हैं, आपकी बॉडी काय में है, इक्विलिब्रियम में है। यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या, नहीं, उसी पोजीशन को कंटिन्यू रख रहा है, तब हम उसे काय में कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा जो हमें देखना है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए। तो ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है। तो लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम। मैं एक एक पॉइंट लिखाते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि आपको उसमें क्या याद रखना है। जैसे सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, एन आइसोलेटेड व्यू ऑफ अ बॉडी, an isolated view of a body which shows only which shows only the external forces exerted on the body is called a free body डायग्राम। मतलब आप फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हो, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। जैसे अगर यहां पे कोई आपका लैडर है, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। आप कहीं पे चढ़ने वाले तो आपने इसे जमीन पे रखा और इस दीवार के ऊपर आपको चढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस लैडर को आपने ये दो दीवार का क्या दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका सादा डायग्राम जो आप बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप दिखाएंगे इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे, उसमें फोर्सेस दिखाएंगे। ये दीवार वो दीवार ये सब चीजें दिखाएंगे क्या, नहीं। तो इस टाइप के डायग्राम को जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस दिखाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब वो समझने के लिए कौन कौन सी टाइप की फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करती है, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक टाइप की फोर्स यहां पे लिखाऊंगा और उसका एग्जाम्पल आपको देते जाऊंगा। और फिर जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वहां पे तो आपको अलग अलग टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, द अर्थ पुल इज ऑलवेज
shown as a downward vertical force, downward vertical force equal to the weight W of the free body and acting through its center of ग्रेविटी। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अर्थ का जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके वजह से हमारा जो वेट है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर को मैंने मेरे हाथ पे रखा हुआ हूं, तो इसका जो वजन है ये किस पे लग रहा है, मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है। तो ये कैलकुलेटर मेरे हाथ के ऊपर नीचे की ओर क्या लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा जो इक्वल रहेगा इसके वेट से। तो याद रखिएगा, जब भी आपकी कोई बॉडी दी हुई है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट हमेशा कैसा एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मेरी बॉडी ही स्लैंट हाइट पे रखी हुई है, तो जैसे ये है हमारी बॉडी, ये रखी हुई है एंगल थीटा पे, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपका जो वेट है ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। मतलब आपकी बॉडी कैसी रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आपको हमेशा याद रखना है, जो भी वेट ऑफ बॉडी रहेगा वो कैसा एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रहेगा पक्के में, प्लीज इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप जब हार्ड वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे डायग्राम आपको खुद से बनाना रहेगा, तो ये जितनी फोर्सेस लगती है ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी कितने भी एंगल में हो, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। सेकेंड लिखिए, द एक्शन ऑफ a flexible cord, rope or cable is represented by a tensile force, is represented by a टेंसाइल, TENSILE लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे बाय टेंसाइल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल पुल। T डायरेक्टेड along the cord, directed along the cord away from the body। अब याद रखना, जो भी टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है, ठीक है, क्या याद रखना है, जो भी टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है। अब मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल रहा हूं, उसी का मतलब टेंशन इन द रोप होता है, केबल, कॉर्ड, सब में जो भी टेंशन होता है ये हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स होता है। सपोज ये एक गाड़ी है, इसे आप पकड़ के खींच रहे हैं। अब हमेशा टेंशन कैसा एक्ट करेगा,
अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इस गाड़ी के लिए, मैंने क्या बताया, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, तो आप इस गाड़ी को अपने तरफ खींच रहे हैं। तो जब मैं इसको एज अ रेफरेंस लूंगा, याद रखिएगा करके मैंने यहां पे ऐसा लिखा हूं, कॉर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप जिस भी बॉडी की बात कर रहे हो आपको टेंशन फोर्स हमेशा अवे की ओर लेना है। क्यों? क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स है, आप गाड़ी को अपने तरफ खींच रहे हैं, इसी का मतलब यह भी होता है कि ये गाड़ी भी अपने तरफ आपको खींच रही है, करके स्ट्रिंग कैसी हो रही है, स्ट्रेट हो रही है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं गाड़ी का, तो गाड़ी को आप अपनी ओर खींच रहे हैं, तो टेंशन टी आप दिखाएंगे अपनी ओर आता हुआ। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपका बना रहा हूं तो आप गाड़ी को खींच रहे हैं, उसी तरीके से गाड़ी आपको खींच रही है, तो टेंशन टी उसके तरफ आएगा। तो हमेशा सबसे बढ़िया तरीका क्या याद रखने का, टेंशन फोर्स हमेशा जो आपकी स्ट्रिंग, जो आपकी कॉर्ड दी हुई है उसके अलोंग एक्ट करती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। कैसा एक्ट करती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। याद रहेगा पक्के में? ये वाले पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो थर्ड रहेगा, द action of a smooth surface, the action of a smooth surface is acting perpendicular to the smooth surface, because there can be no resistance to sliding along such a surface। अब समझिए क्या कह रहा है। जब भी आप कहते हैं कि स्मूथ सरफेस आप पे कितना एक्शन लगाएगा, तो ये जो फोर्स होंगी हमेशा होंगी परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेस। अब जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा हूं, एक ब्लॉक रखा हुआ हूं, है। तो याद रखिएगा जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप दिखाएंगे ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर नीचे से परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। जो कौन लगा रहा है, एक स्मूथ सरफेस लगा रहा है। समझ में आया? अब सेम चीज, अगर यही बॉडी स्ट्रेट नहीं इंक्लाइंड है, उस केस में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, ये जो फोर्स लगती है ये हमेशा कैसी लगती है, परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेस। तो अगर ये थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां पे भी फोर्स जो लगेंगे वो कैसे लगेंगे, थीटा डिग्री के एंगल पे लगेंगी। तो यहां से आपकी ये फोर्स लगेंगी नॉर्मल लगेगी। समझ में आया पक्के में? तो हमेशा सरफेस को नॉर्मल लगती है यानी परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। नॉर्मल कहूं चाहे परपेंडिकुलर कहूं, कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर नॉर्मल सेम होता है। तो हमेशा जो हमारी फोर्स रहती है वो कैसी लगती है, सरफेस को परपेंडिकुलर लगती है। याद रहेगा पक्के में? तो जो भी आपका सरफेस रहेगा उसको हमेशा परपेंडिकुलर आती है हमारी फोर्स। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया? अब जैसे हमने वो सीढ़ी वाला क्वेश्चन देखा था, सपोज कि ये एक सीढ़ी है, ये इस दीवार पे मैंने रखा हूं,
तो ये दीवार हमारे लिए अगर स्मूथ सरफेस है तो ये भी कैसा लगाएंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे पक्के में, क्योंकि ये जो लैडर है ये आके इस पॉइंट के ऊपर रखा रहा है, तो यहाँ पे सरफेस को परपेंडिकुलर क्या एक्ट होंगे, आपकी फोर्स एक्ट होंगे। तो उम्मीद है ये चीज सबको याद रहेंगी, क्योंकि आपका जो भी फोर्स लगता है ऐसा स्मूथ सरफेस का, वो हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिए। रोलर सपोर्ट exerts a reaction R that is perpendicular to the surface, that is perpendicular to the surface along which the roller can move। अब क्या कह रहा है, जब भी आप एक रोलर सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो सपोज ये है आपका सरफेस और ये है आपका रोलर सपोर्ट। सेम सिनेरियो, ये जो सपोर्ट है ये भी कैसा फोर्स लगाएंगा आपके लिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहां पे भी आपका ये जो फोर्स आएगा ये कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेम चीज अगर ये कुछ एंगल पे लग रहा होगा तो सपोज यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है और यहाँ पे हमारा एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है आपके इस ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा फिर से फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लगेगा। तो कैसा बनेगा वाला डायग्राम भी इसका, कि ये था आपका सरफेस, यहां से आया आपका रोलर सपोर्ट, और ये रोलर सपोर्ट भी कितने डिग्री के एंगल पे लगेगा, थीटा डिग्री के एंगल पे। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से कर रहे समझ में आ रहा है ना। तो रोलर सपोर्ट भी परपेंडिकुलर लग रहा है, स्मूथ सरफेस का भी कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। नेक्स्ट, कितने हो गए, 4। फिफ्थ, एट अ स्मूथ पिन और hinge, at smooth pin or hinge, the support force F can be exerted in any direction perpendicular to the pin axis such a force is usually represented by two perpendicular components, by two
perpendicular components which when known can be combined to determine the supporting force and its direction। जैसे ये एक डायग्राम समझिए, इस तरीके से मैंने दे के रखा हूं यहां पे एक हिंज या स्मूथ पिन वाला। तो यहां पे ना हमेशा याद रखिएगा, आप फोर्सेस, ये जो आपकी पिन है इसके एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं एक फोर्स ड्रॉ कर सकता हूं एक्स एक्सिस की ओर, एक फोर्स ड्रॉ कर सकता हूं वाई एक्सिस की ओर। ये जो आपकी हिंज है इसको परपेंडिकुलर, हिंज आपको समझ में आ रहा है ना? हिंज क्या होता है? हिंज मतलब जो अपने दरवाजे में वो क्या बोलते हैं, वो खांचे जिसपे आपका दरवाजा अड़ा हुआ रहता है, उस टाइप का आप समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं हिंज या पिन सपोर्ट आप जो देते हैं वो। तो उस टाइप के सपोर्ट में आपको कितने यहाँ पे फोर्सेस लग रही है? दो, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ये जो फोर्स है इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर इस पिन की एक्सिस के साथ। याद रखेंगे पक्के में, इसको जब आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक लास्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है a smooth ball and socket joint can support a force in any direction which is usually represented by 3 orthogonal components। अब मैं आपको एक चीज होमवर्क है आपके लिए, आप ये सर्च करके देखेंगे। क्या चीज? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप इसकी जब इमेज, इसका थोड़ा सा एनिमेशन देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता कैसे है। अभी सपोज कि इस टाइप का आपका सरफेस दिया हुआ है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब क्या है? सपोज कि ये ऐसा एक कप है, ये कप के अंदर ये बॉल को मैंने ऐसा फिट करके रखा हूं, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में ऐसा गोल पूरा ऐसा मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग ये 3D मूवमेंट कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फोर्सेस भी कितने मिलेंगे? 3 एक्सिस के अलोंग, जो रहेगा आपका एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। याद रखेंगे। तो इसके लिए आप 3D क्योंकि मूवमेंट हो रहा है करके आप फोर्सेस भी 3 डायमेंशन लगाएंगे, तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। प्लीज इसका थोड़ा सा आप है ना एक आधी एनिमेशन देखना ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो ये कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता कैसा है। वैसे हम जब अभी क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसलिए दे दिया हूं क्योंकि हम धीरे धीरे अब डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, जितने ज़्यादा आप डायग्राम बनाते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाएगा। शुरुआत के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये 6 पॉइंट लिखाया हूं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारा
इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, तो हमें सबसे पहली मेथड यहां पे देखना है लेमिस थ्योरम। सबसे पहला हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर लेमिस थ्योरम। पहले लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ 3 coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two. Mathematically, P अपॉन साइन अल्फा ये इक्वल रहेगा Q अपॉन साइन बीटा से, जो इक्वल रहेगा R अपॉन साइन गैमा से, where P, Q and R are three forces and alpha, beta, gamma are the angles as shown in figure। अब आपके पास यहाँ पे 3 फोर्सेस दिया हुआ है, P, Q, R, अल्फा, बीटा, गैमा, ये 3 एंगल दिए हुए हैं इस तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है आपको, अगर आपकी 3 कोप्लेनर फोर्सेस है जो एक्ट कर रही है एक पॉइंट में और वो काय में है इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्सेस जो लग रही है यहां पे वो कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। देखिए P फोर्स है तो P के डिवीजन में मैंने क्या लिखा, साइन अल्फा। अल्फा किसके बीच का एंगल है, Q और R के बीच का। Q है आपके पास, Q देखिए Q के लिए मैंने एंगल क्या लिखा है यहां पे, बीटा। बीटा कहां पे बन रहा है, P और R के बीच में। उसी तरीके से R के लिए मैंने एंगल क्या लिखा, गैमा। गैमा क्या है, एंगल जो P और Q के बीच में बन रहा है। तो आप ऐसा याद रख सकते, P का अपोजिट वाला एंगल साइन में आएगा, Q का अपोजिट वाला एंगल साइन में आएगा, R का अपोजिट वाला एंगल साइन में आएगा, और तीनों की तीनों वैल्यू कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल रहेगा Q अपॉन साइन बीटा से, जो इक्वल रहेगा R अपॉन साइन गैमा से। याद रहेगा। अब इसका जो प्रूफ है वो देख लेते हैं हम, ऐसा आते कैसा है। तो चलिए हमको इसका प्रूफ देखने के लिए ना सबसे पहले ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो हम ये हमारी फोर्स R, ये है हमारी फोर्स P, ये है हमारी फोर्स Q। मैं जहां पे मीट कर रहे उसको नाम देता हूं O। दे दिया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यहां पे OP OQ, ये आपको पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है।
तो हम इसी को यूज करके नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ओ क्यू से पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का एक साइड ड्रॉ करेंगे, ओपी से पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको नाम देता हूं, ये हो गया ओ ए बी सी, हो गया ऐसा। तो अगर O से A तक वैल्यू P है तो C से B तक भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, P। O से C तक वैल्यू Q है तो A से B तक भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, Q हो जाएंगी। और मैं इसके डायगोनल को कर दूंगा ज्वाइन, कर देंगे ज्वाइन इस तरीके से। अगर आप लोगों को याद हो तो हमें दिया हुआ था P का अपोजिट वाला एंगल अल्फा, Q का अपोजिट वाला एंगल बीटा, R का अपोजिट वाला एंगल गैमा। आ गया यहां तक? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक का कंसेप्ट सबको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहां पे दिख रहा है कि हम लोग एंगल्स में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गैमा। सबसे पहली चीज आप देखिए, हमें ये दिख रहा है R ऐसा एक्ट कर रहा है, Q ऐसा एक्ट कर रहा है, P ऐसा एक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो मेरे एंगल बन रहे हैं अल्फा, बीटा और गैमा, ये टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहे होंगे, टोटल एंगल कवर कर रहे होंगे 360 डिग्री का। क्यों ये चीज समझ में आया ना, क्योंकि देखिए यहां पे एक पॉइंट से आपको याद है ना, अगर हम ऐसा एंगल मेजर करें तो अगर सिर्फ इतना एंगल कवर होता है तो कितना होता है 180। और अगर आप पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर सके, देखो मैं यहाँ पे पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं इनके अलोंग, तो इनने पूरे एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, तो इनका जो एडिशन होगा एंगल का वो कितना आएगा 360 डिग्री। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम OABC as shown in figure where OA की वैल्यू इक्वल है P से, तो वही वैल्यू किसकी है CB की, OC की वैल्यू इक्वल है Q से, वही वैल्यू किसकी है AB की। तो हियर क्या दिख रहा है मुझे, ये तीनों एंगल का एडिशन कितना आएगा 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इनका एंगल आ रहा है 360 डिग्री। ये कैसे निकाले, ये चीज समझ में आ गई सबको, इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप यहां पे देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रखा हूं जहां पे ये जो आपका OB है ये R के साथ कैसा है, कोलिनियर है। तो मैं इसको भी अगर नाम दे दूं, ये हो गया हमारा ABC, और इसको मैं नाम देता हूं D देता हूं। तो आप ये चीज लिखेंगे ऑल्सो आपका BOD आर कोलिनियर, यानी कैसे आ रहे हैं, सेम लाइन में आ रहे हैं। क्यों, मैं आपको ये रीजन के साथ लिखाता हूं। आपको पता है बाय पैरेललोग्राम लॉ कि अगर OA और OC ये दोनों के दोनों एक्ट कर रहे हैं आपके अलोंग एडजेसेंट साइड, तो इनका रिजल्टेंट कहां पे एक्ट करेगा, अलोंग द डायगोनल करेगा। और ये डायगोनल हमने क्या कहा है कि ये जो बॉडी है ये काय में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगा, जितनी फोर्स नीचे जा रही है उतनी ही फोर्स ऊपर भी जाना चाहिए। तो आप लिखेंगे एज P and Q acts, as P and Q acts along the adjacent sides, acts along
the adjacent sides of parallelogram OABC, therefore its resultant should be in direction opposite to that of R होना चाहिए, क्योंकि R नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और हमें पता है OA ऊपर की ओर जा रहा है, OC ऊपर की ओर जा रहा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी किधर रहेगा, ऊपर की ओर। तो R का डायरेक्शन है नीचे, आपका ये जो रिजल्टेंट जा रहा है उसका डायरेक्शन है ऊपर, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां पे रहना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ R and should have magnitude equal to R। क्यों? as body is in equilibrium आएगा। तो ये सेम लाइन में भी है और डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो दैट इज, मैं कह सकता हूं ये जो B पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, ये जो D पॉइंट है, ये कैसे हैं, कोलिनियर है, यानी ये सेम लाइन में आते हैं। आ गया ऐसा। अब आप समझिए, हम एक एक एंगल निकालने वाले, तो वो समझने के लिए आपको इसको बाइफरकेट करके देखते हैं। ये हो गया मेरे पास पॉइंट D, ये हो गया O, ये हो गया B। आपको हर बार अलग डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बना रहा हूं, तो इसे समझिए। और ये हो गया आपके पास पॉइंट A हो गया। मुझे पता है ये जो एंगल है कौन सा, DOA, DOA ये कितने एंगल का है, बीटा का है। एक और चीज आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में अगर मैं दो एंगल बना रहा हूं तो ये दोनों एंगल का सम कितना आ सकता है, 180 डिग्री आ सकता है, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में क्या बना सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक सेमी सर्कल बना सकता हूं। तो ये जो एंगल बनता है आपका, ये कितने का बनेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर जब भी एंगल बनते तो ये एंगल कितने डिग्री के बनते हैं, 180 डिग्री के। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप लिखेंगे नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOD शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल कहां पे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एंगल AOB निकाल सकता हूं। कैसे, 180 माइनस AOD, और AOD एंगल की वैल्यू क्या है, बीटा। तो एंगल AOB कितना बना, 180 डिग्री माइनस बीटा बना। तो ये वाला एंगल आ गया आपके लिए 180 डिग्री माइनस बीटा। सेम लॉजिक लगाओ, ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्यों, ऑल्सो फिर से सेम कंसिडर करो, D पॉइंट है, O पॉइंट है, B पॉइंट है, और इस O पॉइंट से C ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला एंगल है अल्फा है। तो आएगा ऑल्सो एंगल BOC प्लस एंगल COD, ये कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 डिग्री का। तो एंगल BOC यहां से कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे प्लस COD इधर गया तो माइनस, COD कितना है, अल्फा। तो वाला एंगल बना 180 माइनस अल्फा। इजीली बना लिए, यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़े आराम से बन गया वाला एंगल। अब आप देखिए यहां पे AB पैरेलल है OC से, है AB पूरा का पूरा आपका भी ज्योमेट्री रिवाइज हो रहा है, यहां पे पैरेलल है OC से, है। और यहां पे एक लाइन ऐसी आ रही है, दो पैरेलल लाइन हो तो ये जो Z बनता है ये क्या बनाता है, अल्टरनेट एंगल बनाता है।
एंड अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 180 माइनस अल्फा का है तो ये भी एंगल कितने का आएगा? 180 माइनस अल्फा का आएगा। कैसे निकाले ये सबको समझ में आया? पक्के में समझा? क्योंकि आपको याद रखेगा हम सबको एक जगह पे क्यों लेके आ रहे हैं एंगल को, हमें अल्फा बीटा गैमा तीनों को पी क्यू आर के साथ रिलेट करना है। वो करने के लिए ये तीनों को एक ट्रायंगल के अंदर लाना जरूरी है? तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी ओ ये इक्वल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा से। रीजन क्या आएगा? सिंस ए बी पैरेलल है ओ सी से, देयरफॉर एंगल ए बी ओ इक्वल रहेगा बी ओ सी से। रीजन अल्टरनेट एंगल। वैसे आपको इतना रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आया। मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे लिख के दिया हूं। अब हम हमारा पूरा फोकस बस एक ट्रायंगल पे करेंगे जिसके लिए हम एंगल निकाल रहे हैं। कौन कौन सा? ओ ए बी है ऐसा। मुझे दिख रहा है ये जो एंगल है ये कितना है? ये एंगल मुझे दिख रहा है 180 माइनस अल्फा। ये एंगल मुझे दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है? 180 माइनस बीटा। दिख रहा है ऐसा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? ये कैसे निकाले सब समझा ना सबको? चलिए अब ये निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ यहां पे एक एंगल मिसिंग है जो मुझे पता नहीं है। कौन सा एंगल है वो? मुझे यहां पे एंगल ए पता नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है। क्या? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं क्या? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी ये कितना आना चाहिए? इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मोर करेक्ट कहना चाहूं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बताइए मुझे ओ ए बी पता है क्या? नहीं, वही निकालना है। ओ बी ए पता है क्या? 180 माइनस अल्फा है। ए बी ओ पता है क्या? 180 माइनस बीटा है। ये कैसे इक्वल है? 180 से सबको उधर हकेल दो तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहां पे माइनस अल्फा, उधर गया तो प्लस अल्फा। यहां पे माइनस बीटा, उधर गया तो प्लस बीटा। यहां पे प्लस 180, इधर गया तो माइनस 180। 180 180 कैंसिल, यहां पे प्लस 180, इधर गया तो माइनस 180 डिग्री आ गया। तो मुझे मिल गया एंगल ओ ए बी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस 180। और देखिए मैंने यहां पे क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू कितनी आ रही है? 360 डिग्री आ रही है। आ रही है? तो मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? 360 डिग्री माइनस गैमा निकाल सकता हूं। तो मैं लिख सकता था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा मुझे? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह 360 डिग्री माइनस गैमा, और ये माइनस 180 जैसा था वैसा 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा? 180। तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस गैमा। अब आप देख रहे हैं आपने तीनों एंगल निकाल लिए और तीनों के तीनों सेम फॉर्म में है। एक है 180 माइनस अल्फा, एक है 180 माइनस बीटा, एक है 180 माइनस गैमा। अब आप देखिए ओ से ए जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? पी। फिर ए से बी जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? क्यू। और ओ से बी जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? आर। क्यों? मैंने यहां पे रीजन मेंशन किया हूं कि जो रिजल्टेंट है ओ ए और ओ बी का ये डायरेक्शन अपोजिट में है टू दैट ऑफ आर एंड शुड हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर।
तो अगर नीचे फोर्स आर जा रही है तो ऊपर ही उससे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जानी चाहिए, मतलब वो भी कौन सी जानी चाहिए। अब आप देखिए आपने तीनों के तीनों एंगल यहां पे बना लिए हमारे पास P के अपोजिट है 180 माइनस अल्फा, Q के अपोजिट है 180 माइनस बीटा, R के अपोजिट है 180 माइनस गैमा। अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं साइन रूल। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि कभी भी अगर आप रेशियो लेंगे लेंथ ऑफ साइड एंड साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू देम, तो ये तीनों साइड के लिए कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, उसका मतलब रहेगा कि आपका लेंथ ऑफ साइड, पहले साइड की लेंथ क्या है P, डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू दिस लेंथ। अब ओ ए है इसकी लेंथ, इसके अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ओ बी ए बन रहा है, इज इक्वल टू सेकेंड साइड की देखिए लेंथ क्या है क्यू, ये क्यू लेंथ वाले साइड के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है 180 माइनस बीटा, तो इसका साइन लो, तो साइन ऑफ एंगल 180 माइनस बीटा कौन सा है ए ओ बी, ये इक्वल रहेगा लास्ट लेंथ आर, और आर के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है ओ ए बी। तो ये होता है साइन रूल, जो क्या कहता है कि आपने अगर एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का जो साइड की आप लेंथ ले रहे हैं उसका अपोजिट अगर आप साइन एंगल लेंगे और इनका रेशियो निकालेंगे हर एक साइड के लिए, तो उनका रेशियो हमेशा कैसा आएगा, इक्वल। तो लेंथ अपॉन साइन ऑफ एंगल ये हमेशा इक्वल आएगा तीनों साइड्स के लिए आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, P अपॉन साइन ऑफ पहला एंगल ओ बी ए कितना है 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ एंगल AOB, AOB कहां गया, AOB कितना है 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ एंगल OAB कितना है 180 माइनस गैमा आएगा ऐसा। और अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने पढ़ा था जब भी आप साइन में 180 डिग्री लगाते हैं यानी पाए लगाते हैं, याद है एक्स एक्सिस होती है कॉस की, तो यहां पे कॉस पॉजिटिव यहां पे कॉस नेगेटिव, ऊपर साइन पॉजिटिव नीचे साइन नेगेटिव, पढ़े थे ऐसा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, अगर मैं एंगल में लिखूं तो ये हो गया 90 180 270 360 होगा ऐसा। अब आप निकाल रहे हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। पहली तो चीज हमने पढ़ा था जब भी साइन में पाई आए तो साइन के जगह साइन, कॉस के जगह कॉस, टैन के जगह टैन, कॉट के जगह कॉट, उसमें कोई भी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं। तो 180 के लिए यानी पाई के लिए कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। पाई बाय 2 हो यानी 90 हो, 3 पाई बाय 2 यानी 270 हो, तब आप साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन करते हैं, तो यहाँ पे साइन के जगह साइन ही रहेगा। इस क्वाड्रेंट में जहां पे आप हो वहां पे साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा ये कैसे इक्वल होता है साइन थीटा से, दैट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ये इक्वल रहेगा साइन थीटा से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा P अपॉन साइन 180 माइनस थीटा यानी आ गया अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 180 माइनस थीटा यानी आ गया बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन 180 माइनस गैमा, तो आ गया गैमा। और यही आपको प्रूव करना था, इजी है, समझा पक्के में। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं आज हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और वहां पे एक नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे। तो लिखिए एन इलेक्ट्रिक लाइट fixture weights 15 Newton hangs
from a point C, hangs from a point C by two strings AC and BC. The string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree to the horizontal as shown in figure. Using Lami's theorem, determine the forces in the string AC and BC. आपको दिया हुआ है, यह है आपका छज्जा। आपके सज्जे से दो स्ट्रिंग नीचे आ रही है और यहां पे एक लाइट टंगी हुई है जिसका वेट है 15 न्यूटन। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, पॉइंट बी बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आपको लैमिस थ्योरम लगा के फोर्सेस ऑन द स्ट्रिंग को निकालना है। हमें पता है स्ट्रिंग में हमेशा क्या लगता है, टेंशन लगता है। क्या लगता है स्ट्रिंग में, टेंशन लगता है। तो सबसे पहली चीज, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो हमें मेन फोकस किस पे रखना है, पॉइंट सी पे रखना है क्योंकि सी ही ये तीनों को जोड़ रहा है आपस में। सबसे पहले देखिए, सी के नीचे की ओर आपने बल्ब टंगा के रखा है और हमारे मास्टर ने क्या बताया था, किसी भी चीज का वजन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक फोर्स लग रही है, कितने की, 15 न्यूटन की लग रही है। सेकेंड चीज क्या बताया था मास्टर ने, जब भी आप स्ट्रिंग की बात करेंगे, स्ट्रिंग पे हमेशा क्या लगता है, टेंशन पुल फोर्स लगता है पक्के में। तो आप यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, अब आप सी की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने वजन टंगाया है पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी क्या करेगा, बी और ए के तरफ खींचेगा। तो यहां पे एक टेंशन लगेगा जो लग रहा है, पकड़ लो, टेंशन बी सी, और यहां पे इस पे लग रहा है टेंशन ए सी। लग रहा है पक्के में, ये चीज समझ में आ। याद रखना, टेंशन हमेशा कैसा रहता है, एक पुल फोर्स लगता है जो अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है। याद रखिएगा प्लीज, ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। तो यहां से एक फोर्स आपका जा रहा है ऊपर की ओर जो है टेंशन अलोंग स्ट्रिंग AC, और दूसरा जा रहा है इस ओर जो है टेंशन अलोंग BC। आ गया ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें यहाँ पे जो अंदर के एंगल है वो निकालना पड़ेगा। अगर हमें लैमिस थ्योरम निकालना है तो हमें यहाँ पे जो तीनों एंगल लग रहे हैं सी पे, वो तीनों के तीनों निकालना जरूरी है। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने TBC और TAC से क्या डिनोट किया ये लिख देते हैं।
लेट टी बी सी ये हो जाए फोर्स अलोंग स्ट्रिंग बी सी। अब देखो उसने बोला था डिटरमाइन द फोर्स इन द स्ट्रिंग, तो मैंने फोर्स लिखा हूं, यहां पे लिखता है डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो मैं यहां पे टेंशन लिखता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पे रखना है। टी बी सी क्या है? फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग बी सी। और टी ए सी क्या है? फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग ए सी। लिख दिए। अब हमें निकालना है यहां पे एंगल निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पे निकाल लेते हैं एंगल। सबसे पहली चीज, अगर आप ट्रायंगल देखो सी बी ए, तो इन ट्रायंगल सी बी ए या ए बी सी लिख दो। चलो ए बी सी में क्या पता है आपको? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आएगा ऐसा। अब आप बताइए ए बी सी कितने डिग्री का एंगल है? 45 का। प्लस एंगल बी ए सी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। प्लस एंगल ए सी बी, ये मुझे पता नहीं है, ये कितना आएगा? 180 डिग्री। तो 45 प्लस 60 कितना आएगा? 105। यहाँ पे प्लस 105, इधर आएगा तो माइनस 105। तो एंगल ए सी बी कितना बन गया मेरे लिए? एंगल ए सी बी मेरे लिए बन गया 75 डिग्री। तो मैंने पहला एंगल यहाँ पे निकाल लिया, जो है ए सी बी, जो लग रहा है 75 डिग्री का। निकल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये जो है ये क्या है? आपकी सीलिंग है जो आपका छत है। मैं क्या करूंगा? इस छत से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो यहां पे क्या बन रहा है? अल्टरनेट एंगल बन रहा है ए बी सी और बी सी। अगर मैं इसको डी और ई नाम दे दूं तो बी सी डी, ये क्या बनाएगा? अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। बी ए सी और ए सी ई, ये भी कितने का एंगल बनाएंगे? 60 का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, एंड अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। करेंगे तो आपने यहां पे क्या किया? ड्रॉ डीई पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू सी। तो देयरफॉर क्या मिला आपको? देयरफॉर एंगल डी सी बी ये इक्वल रहेगा एंगल ए बी सी से, और एंगल दूसरा कौन सा गया भाई हमारा? ई सी ए, ये इक्वल रहेगा एंगल बी ए सी से। पहला ए बी सी जो है वो कितने का है? 45 डिग्री का। दूसरा कितने का है? 60 डिग्री का। रीजन अल्टरनेट एंगल आएगा ऐसा। समझा पक्के में? यहां पे एंगल निकालना ही हार्ड है। आ रहा है ऐसा? तो ये भी हो गया आपका 45 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 डिग्री का। तो बताइए आपका टोटल एंगल कितने का आ जाएगा? मेरा ये टोटल एंगल बनेगा कितने डिग्री का? अब ये जो वेट है ये हमेशा कैसा एक्ट होता है? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या? देयरफॉर जो है मेरा ये वाला एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? ये हो गया 90 और ये बचा हुआ हो गया 45। तो 90 प्लस 45 डिग्री, ये कितने का हो गया? 135 डिग्री का हो गया। सिमिलरली ये भी एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। यहां पे ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया आपके लिए 60 डिग्री। तो 90 प्लस 60 यानी कितने का हो जाएगा?
150 डिग्री का। तो मेरे पास अब तीनों एंगल आ गए। आपको अगर ये पूरा निकाल के नहीं दिखाना है ऐसा थ्योरेटिकली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, और फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसा लिखना है। पहले अभी जब हम सिस्टमैटिक लिख रहे हैं तो इसको सिस्टमैटिक ही लिख देता हूँ मैं। ये हो गया ई, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एफ से, कर दूं तो आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल, कौन कौन सा है यहाँ पे, एफ सी डी और एफ सी ई। एफ सी डी ये भी परपेंडिकुलर है, एफ सी ई ये भी परपेंडिकुलर है, एफ सी ई एफ सी डी दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बनेगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी एफ से, बनेगा बी सी एफ बनेगा बी सी डी और डी सी एफ से। बी सी डी कितना निकाला आपने, 45 डिग्री का, प्लस डी सी एफ कितने का है, 90 डिग्री का। तो टोटल एंगल कितने का आ गया, 135 डिग्री का आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें दिक्कत थी तो ये वाला समझो। एंगल ए सी एफ, ए सी एफ मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ए सी एफ इस ओर वाला कर रहे हैं। ये कब बनेगा, ए सी एफ इतना पूरा एंगल बनाने के लिए मुझे दो एंगल को जोड़ना पड़ेगा। पहला रहेगा ए सी ई, ए सी ई प्लस दूसरा रहेगा ई सी एफ, ई सी एफ। ए सी कितने का है, ए सी है मेरा 60 डिग्री का, क्योंकि ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, प्लस ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल। तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो ये बन गया मेरा 150 डिग्री, बन गया। अब मैंने ये सब चीजें आपको निकाल के दिखाया। आप चाहो तो ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, इसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर द angles BCF will be 135 degree, angle ACF will be 150 डिग्री। यानी आपको इतना पूरा लिखने की तब जरूरत नहीं रहेगी। बट कैसे निकाले ये आपको समझ में आया करके मैंने पूरा सिस्टमैटिकली लिखा के दे दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ये लाइन छाप सकते हो वहां पे, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। तो ज्योमेट्री से कैसे निकाले ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मत बोलना कि मास्टर ने यहाँ पे शॉर्टकट मारा। अब बस क्या लगा देंगे आप यहां पे, लैमिस थ्योरम। तो बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम क्या मिलेगा, पहली फोर्स 15 डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो साइन ऑफ 75 डिग्री ये इक्वल रहेगा दूसरी फोर्स जो है आपकी टीएसी डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल यानी 135 डिग्री, ये इक्वल रहेगा तीसरी फोर्स यानी टीबीसी डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल यानी साइन ऑफ 150 डिग्री से आएगा ऐसा। बस अब यहां पे क्या करना है, आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो बताइए आपके पास कैलकुलेटर होगा, अगर मैं पहली दो फोर्सेस को लूं जो है 15 अपॉन साइन 75 इक्वल टू टी ए सी अपॉन साइन 135, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं टी ए सी इज इक्वल टू 15 अपॉन साइन 75 इंटू साइन 135। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में। अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको 180 माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो आप तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो सादा भी लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे 15 इंटू साइन ऑफ
135 डिवाइड बाय साइन ऑफ 75, तो आ रहा है आपका टी ए सी की वैल्यू 10.98076, तो मैं उसे लिख देता हूं 08 इन न्यूटन। आ गया। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे 15 अपॉन साइन 75 डिग्री, इसको आप 1 लिख दो, यहां पे लिख दो फ्रॉम 1, ये इक्वल रहेगा टीबीसी अपॉन साइन 150 डिग्री रहेगा, यहां पे भी आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से टीबीसी की वैल्यू क्या मिलेंगी 15 अपॉन साइन 75 जैसा था वैसा, यहाँ पे साइन 150 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू यहाँ पे 15 इंटू साइन 150 डिवाइड बाय साइन 75, तो ये आ रहा है आपके पास टीबीसी की वैल्यू 7.76457, तो मैं उसको 46 लिख देता हूं इन न्यूटन। तो आपने दोनों स्ट्रिंग पे कितनी फोर्स एक्ट हो रही है इसे एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आज का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।